हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल अकेडमी फॉर सिविल्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ है, वहाँ पे जो ग्लेशियर का जो बस्ट हुआ है, वहाँ पे फ्लड्स जो आ गए हैं और जो कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे हमारे वहाँ पे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो थे वो डैमेज हुए हैं, कई सारे लाइव्स वहाँ पे डैमेज हुए हैं और जो एनडीआरएफ की टीम है, आर्मी के लोग वहाँ पे भेजे गए हैं फॉर द रेस्क्यू। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या रीज़न है एक्चुअली में, क्या ये क्लाइमेट चेंज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह के जो डिजास्टर्स उत्तराखंड में हो रहे हैं। इसके पहले 2013 में भी हुआ था एक डिज़ास्टर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस ग्लेशियर बर्स्ट। ठीक है, तो जानते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या है कि जो नंदा देवी ग्लेशियर है, वहाँ पे एक ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है जो कि गढ़वाल हिमालयाज़ में, उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके वजह से जो ऋषिगंगा रिवर है उसमें फ्लडिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा फ्लड, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ गया। तो उसके वजह से कई सारे डिस्ट्रक्शंस हुए हैं। और जो स्टार्ट हुआ है डिस्ट्रक्शन का वो आप देख सकते हैं, जो इसका क्रोनोलॉजी है। ये फर्स्ट कि नंदा देवी ग्लेशियर बर्स्ट इन रैनी विलेज ऑफ चमोली इन गढ़वाल हिमालयाज़। ठीक है, ये जो रीज़न है यहाँ पे हमारा नंदा देवी ग्लेशियर है, तो वहीं पे ये ग्लेशियर का जो है सो एक बर्स्ट हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जो ऋषिगंगा रिवर है, जिस ऋषिगंगा रिवर में बहुत सारा पानी आ गया है और एकदम फ्लडिंग होने की वजह से कई तरह के डिस्ट्रक्शंस हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, और ये डाउन स्ट्रीम जो है, जो रिवर्स जो है, उसमें भी फ्लडिंग का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो एक ये उत्तराखंड का एक रिवर मैप है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये अलकनंदा रिवर है और ये गंगा, जिसको हम लोग यहाँ पे भागीरथी भी बोलते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं, अलकनंदा और भागीरथी, तो फिर यहाँ से ये स्टार्ट एज ए गंगा रिवर उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो रिवर जो हमने अभी डिस्कस किया, जो ऋषिगंगा रिवर है, वो इस अलकनंदा रिवर का एक सब ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो अलकनंदा जो है वो मेन स्ट्रीम है और एक भागीरथी मेन स्ट्रीम है। तो अलकनंदा रिवर का ही वो एक ट्रिब्यूटरी है। तो इसी रीज़न में जो नंदा देवी ग्लेशियर का जो है वहाँ पे आउटबर्स्ट हुआ है और उसके वजह से जो ऋषि गंगा रिवर है उसमें फ्लडिंग हुआ है। और उसके वजह से कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़, वहाँ पे जो लोग थे, वो लाइव्स लॉस हुए हैं। बाकी जो वैलीज़ में जो थे आसपास, जो फ्लडिंग की वजह से उनका भी डैमेज हुआ है और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा रीज़न था, क्यों ऐसा हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द नंदा देवी। ये हिमालयाज़ का पार्ट है, हिमालयाज़ माउंटेन रेंज का पार्ट है और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो, जो आइस जो पूरा इसके ऊपर जो है, दैट इज़ ग्लेशियर्स। ठीक है, आइस कैप्स ग्लेशियर्स हैं। तो ग्लेशियर्स बेली होते क्या हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्नो दैट ओवर मेनी ईयर्स compresses into large thickened ice masses। ठीक है, तो समझो कि एक जगह है जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, काफ़ी समय से स्नोफॉल हो रहा है। तो क्या होगा, स्नो का जो है वेट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो थिक डिपॉजिट जो हो जाता है, इसी को हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। तो आइस स्नोफॉल, स्नो डिपॉजिट कहाँ पे होंगे, तो या तो पोलर एरियाज़ में, जो हमारा पोलर एरियाज़ है, जैसे कि अर्थ का ये नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, तो यहाँ पे स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे। ठीक है, और दूसरा जो है, अब हमारा जो माउंटेन रेंजेस जो होते हैं, जो हम माउंटेन रेंज है, तो इनका जो पीक ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्नोफॉल होता है और ओवर द ईयर्स, ओवर द 1000 ईयर्स, ये सब क्या होते हैं कि वहाँ पे जो स्नोफॉल है वो फीड करते रहते हैं ग्लेशियर्स को। वहाँ पे आइस जो है डिपॉजिट होता जाता है, थिक डिपॉजिट्स, तो उसके वजह से वहाँ पे ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये लार्ज जो थिक एंड मासेस है उसी को ग्लेशियर्स बोलते हैं। ग्लेशियर्स फॉर्म व्हेन स्नो रिमेन्स इन वन लोकेशन लॉन्ग इनफ टू ट्रांसफॉर्म इनटू आइस। ठीक है, तो ग्लेशियर्स कब बनता है, जब किसी एक जगह पे स्नो मतलब कि जो बर्फबारी जो होती है ऊपर से, ठीक है, स्नो, वो लॉन्ग इनफ रह जाए उस किसी एक पर्टिकुलर जगह पे और वो ट्रांसफॉर्म इनटू आइस। ठीक है, तो व्हाट मेक्स ग्लेशियर्स यूनिक इज देयर एबिलिटी टू फ्लो। अब जैसे रिवर क्या होता है, जैसे एक रिवर बेड है, तो रिवर्स में क्या होता है, वाटर मूव करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ग्लेशियर्स का भी प्रॉपर्टी होता है, ग्लेशियर्स जो है हमेशा आगे मूव करते हैं, लेकिन इनका जो स्पीड होता है, स्पीड जो होता है बहुत ही कम होता है। इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं नेकेड आई से
हम लोग इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सेटेलाइट से मैप करोगे थ्रू आउट द ईयर तो आपको पता चलेगा कि हाँ वहाँ का जो आइस है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो उससे पता चलता है कि ग्लेशियर्स मूव करते हैं, बट ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग, ठीक है, स्लो मूविंग। लेकिन जब इसी ग्लेशियर्स को किसी वजह से अगर फास्ट बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव वे में मूव करता है तो उसी को हम लोग एवलांचे बोलते हैं, ठीक है। एवलांचे क्या है कि सडन मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स, सडन मूवमेंट ऑफ आइस, जो ग्लेशियर्स के जो आइस है उसको एवलांचे बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू शेयर मास, ग्लेशियर का मास बहुत ज़्यादा होता है तो ग्लेशियर्स फ्लो लाइक वेरी स्लो रिवर्स, दे आर लाइक वेरी स्लो रिवर्स, वेरी स्लो रिवर्स, ठीक है। और इसका साइज जो है सो वेरी करता है, कुछ छोटे भी होते हैं लाइक स्मॉल फील्ड्स के इतने छोटे हो सकते हैं, और कुछ डजन्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होता है क्रायोस्फेयर। क्रायोस्फेयर मतलब क्या होता है? क्रायोस्फेयर मीन्स जो कोल्डेस्ट पार्ट है अपने अर्थ का। तो कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है? तो कोल्डेस्ट रीजन्स में है पोलर रीजन्स जैसे कि नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल जो अंटार्कटिका का जो रीजन है, ठीक है, ये आर्कटिक का जो रीजन है, ठीक है। उसके बाद जो माउंटेन रेंज के जो ऊपर के जो पार्ट हैं, ग्लेशियर्स जो हैं, ये भी क्रायोस्फेयर का पार्ट आता है। तो क्रायोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वर्ल्ड में। जो वाटर साइकिल, जो हाइड्रोलॉजी जो है वाटर साइकिल जो है फ्रेश वाटर का, उसको ये लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा टुंड्रा रीजन है, ठीक है, टुंड्रा रीजन का जो क्लाइमेट है, टुंड्रा रीजन का जो बायोडाइवर्सिटी है, ये सब डिपेंडेंट होता है क्रायोस्फीयर पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो है आउटबर्स्ट फ्लड्स का, ठीक है। अभी एकदम से ऐसा क्या हो गया कि फ्लड्स स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा पानी आ गया वहाँ पे। तो एक समझते हैं हम लोग एक कॉन्सेप्ट कि कैसे ग्लेशियर्स वर्क करते हैं, कैसे पानी होल्ड करते हैं और कैसे क्या होता है, ठीक है। तो समझो एक ये माउंटेन रेंज है जहाँ पे आइस का एक सीट है, ये काफ़ी आइस का सीट है, ठीक है। तो नॉर्मली ये ऐसा कुछ प्लेन टाइप का तो नहीं होता है, ठीक है। फिर एक आगे ऐसे एक ग्लेशियर्स है, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये वाटर इसमें फिल्ड होता है, इसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक, ठीक है। अगर किसी वजह से ये आगे का पार्ट हट गया, यहाँ से मूव कर गया, तो ये सारा पानी ड्रेन कर जाएगा। और ये पानी इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है कि एकदम से सडन फ्लड्स लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो ये उत्तराखंड का जो डिजास्टर हुआ है, इसमें कोई ऐसा देखा गया है सेटेलाइट मैप से कि कोई भी ग्लेशियल लेक नहीं थे वहाँ पे, ग्लेशियल लेक नहीं था। तो फिर ये इतना ज़्यादा पानी आया कहाँ से? तो एक्चुअली में होता क्या है कि ग्लेशियर्स जो होते हैं उनके बेस में, जो अपना ये ग्लेशियर है, इनके जो बेस होते हैं, बेस में भी पानी का डिपॉजिट होता है, वाटर स्टोर होता है ग्लेशियर्स के नीचे। तो किसी रीजन से अगर एक पार्ट ग्लेशियर का अगर मूव कर गया तो क्या होगा, इसके नीचे का जो स्टोरेज, जो पानी जो है, वो एकदम से नीचे की ओर बहुत तेज़ी से ड्रेन करेगा, ठीक है। और जो भी वैली जो होगा उसमें फ्लड्स आ जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि अभी जो ये वाला केस हुआ जिसमें जिसको वाटर पॉकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो उत्तराखंड डिजास्टर का जो रीज़न था, दैट वाज बिकॉज ऑफ वाटर पॉकेट बर्स्ट, ठीक है। ये एक चार्ट है, इसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्यों इतना डेंजरस है ये फ्लड्स और ये सब चीज़, ठीक है। तो एक ये डिस्चार्ज मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की मात्रा, और ये है टाइम, ठीक है। तो समझो अगर पानी ग्लेशियर से धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, मतलब इतने टाइम पीरियड में, दो सिचुएशन है, ए और सिचुएशन बी। तो सिचुएशन ए में क्या है कि टाइम ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये डिस्चार्ज जो है ये स्लो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, स्लो डिस्चार्ज होगा। तो इसके कारण फ्लड्स नहीं होंगे, ठीक है, फ्लड्स नहीं होंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन बी है, ठीक है, सिचुएशन बी में क्या है कि छोटे से पीरियड में, बहुत कम समय में, मतलब विद इन आवर्स, ठीक है, 2-3 घंटे 5 घंटे में, अगर उसमें अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया पानी का, ठीक है,
जैसे कि बांध टूटता है तो कैसे पानी एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो फ्लड्स आ जाता है, तो समझो उसी तरह का एक बांध टूट गया और कम समय में बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो क्या होता है, जो एक हमारा जो ये जैसे माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, माउंटेन रेंजेस हैं, तो ये इसको वैली बोलते हैं, वैली में। तो समझो इधर ग्लेशियर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं ऊपर में, तो एकदम से अगर इनका अगर बांध टूटा तो क्या होगा, बहुत सारा पानी एकदम से वैलीज में आ जाएगा और इसके बाद जो रिवर्स जो होते हैं, वैली का जो रिवर जो फ्लो करता है, रिवर में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाएगा तो फ्लड सिचुएशन आ जाएगा। और इसके बाद रिवर्स के आसपास जो भी अपना समझो कोई घर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई इंडस्ट्री अगर है लगा हुआ, ठीक है, इंडस्ट्री कोई है, तो सबको एक साथ ये डैमेज कर देगा। क्यों? क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वाटर जो है आ रहा है वहाँ पे। तो ये एक रीज़न है जो यहाँ पे हुआ है, जिसको वाटर पॉकेट बोलते हैं, वाटर पॉकेट का बर्स्ट होना। और वाटर पॉकेट जो अपना ग्लेशियर्स जो है उसके नीचे ऐसे बेस में कई सारे वाटर पॉकेट्स होते हैं, ठीक है, वाटर पॉकेट्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द आउटवर्ड फ्लड्स इन्वॉल्व ड्रेनेज ऑफ ग्लेशियर डैम्ड लेक्स। तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो लेक्स जो होते हैं ग्लेशियर्स में, उसके वजह से अगर डैम जो है उनका टूट जाना, अगर उसके वजह से फ्लड्स होता है। लेकिन इस केस में ऐसा सेटेलाइट इमेज से देखा गया कि कोई भी ग्लेशियल लेक वहाँ पे रीजन में प्रेजेंट नहीं है। ये जो नंदा देवी का जो रीज़न जो ग्लेशियर्स का बताया जा रहा है जिसके वजह से ये फ्लडिंग हुआ है, वहाँ पे कोई भी ग्लेशियल लेक आसपास नहीं है। तो इसका एक प्रोबेबिलिटी है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वाटर पॉकेट्स जो है वहाँ पे क्रिएट हो गए होंगे और जैसे ही ग्लेशियर्स का एक पार्ट अगर वहाँ से हटा तो बहुत सारा पानी एकदम से फ्लड्स की तरह आ गया। तो उसी को हम लोग आउटबर्स्ट फ्लड्स बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसे पानी स्टोर होता है। तो ये आप एक डायग्राम देखो, जो एक मोरेन्स होता है, मोरेन जो है एक लैंडफॉर्म है जो कि ग्लेशियर्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अभी जैसे आप समझो कि जैसे कोई रिवर कहीं से बह रहा है, अगर देयर इज ए फ्लो ऑफ रिवर, तो क्या होता है, रिवर के साइड में उसका मिट्टी का एक लेवल जमा होता जाता है जिसको हम लोग बांध जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसको नेचुरल लेवीज बोला जाता है, नेचुरल लेवीज बोला जाता है, ठीक है। तो बांध जो क्रिएट होता रहता है तो वो नदी क्रिएट करती है। तो कैसे, तो उसमें डिपोजिशन होता रहता है। सेम उसी तरह जो ग्लेशियर्स धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, तो ये जैसे ये समझो ये ग्लेशियर्स जो मूव कर रहे हैं, तो ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, ये पार्ट, तो ये डिपोजिट होता चला जाता है, डिपोजिट होता चला जाता है। तो ये क्या होता है, एक काइंड ऑफ जो है इम्बैंकमेंट, एक बांध की तरह क्रिएट करता रहता है। फिर आगे देखो एंड मोरेंस है, ये भी डिपॉजिट हो चुका है, ये भी डिपॉजिट हो चुका है, ये भी डिपॉजिट हो चुका है। तो मोरेंस कुछ ऐसा दिखता है, बांध टाइप का, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। तो इसके अंदर ये आइस जो है या फिर जो वाटर है ये स्टोर होता रहता है और ये छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू वो ड्रेन आउट होता रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्लेशियर्स जो हैं, जो हमारे जो रिवर सिस्टम है, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम है, जैसे कि गंगा, ठीक है, यमुना, ठीक है। तो ये सब जो है सो इसको कहाँ से पानी मिलता है, ये साल भर इसमें पानी रहता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ग्लेशियर्स जो है, माउंटेन के ऊपर ग्लेशियर्स जो है वो जो है वाटर सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया का जो मेन जो रिवर्स है उसमें सालों भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हिमालय रीजन में जो बर्फ़ जो वहाँ पे है, ग्लेशियर्स जो है हाइट पे, उसके वहाँ से पानी आते रहते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल मतलब कि सालों भर पानी जिसमें रहता है। लेकिन हमारा जो इंडिया का जो, अगर मैं मैप बनाऊँ, एक मिनट, अगर इंडिया का मैं मैप बना के ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। श्रीलंका को भी ऐड कर ही लेते अपने साथ में, बेचारा छूट जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये हमारा हिमालयन रीजन है, ठीक है, ये हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन है, ठीक है। तो इस पे क्या है कि बहुत सारे पीक्स हैं, जैसे कि नंगा पर्वत है, ठीक है, नमचा बरवा है, नंदा देवी है, बहुत सारे हिमालयन पीक्स हैं। तो वहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स हैं। तो यहाँ से जो भी रिवर्स, जैसे गंगा, यमुना,
ठीक है, ये इधर से जो ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है। तो ये सब लोग क्या है, ये इसी जो रीजन में जो ग्लेशियर्स है वहीं से इनको पानी मिलता रहता है। तो इनके अंदर ईयरली मतलब कि सालों भर ईयरली वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन मानसून के समय ज़्यादा पानी आ जाता है क्योंकि बारिश भी होती है, तो उसके वजह से पानी लेवल बढ़ता है, लेकिन सालों भर पानी अवेलेबल होता है। लेकिन जो हमारा ये जो रीजन है, जो अपना साउथ इंडिया का जो रीजन है, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ठीक है, इधर कुछ ईस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ के जैसे नर्मदा रिवर हो गया, ठीक है, ताप्ती रिवर हो गया, फिर इधर से कावेरी, कृष्णा, गोदावरी रिवर हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या है कि सालों भर पानी नहीं रहता है। ये लोग इस रिवर्स में जो होते हैं, ये लोग डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल, जो अपना मानसून जो रेनफॉल होता है। तो डेक्कन के जो रिवर्स होते हैं, डेक्कन रिवर्स जो होते हैं, उनमें सालों भर पानी नहीं होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये आइस फेड नहीं है, ठीक है, इसमें ग्लेशियर्स के थ्रू पानी नहीं आ रहा है। तो इसका ये एक्सप्लेन करने का रीज़न ये था कि आप समझो कि ये जो चैनल्स जो आप देख रहे हो, ये तो इसके थ्रू पानी जो है सो वो ग्लेशियर्स का जो मेल्ट वाटर है वो निकल के अपने रिवर सिस्टम को फीड करता रहता है सालों भर, ठीक है। लेकिन समझो किसी वजह से अगर आपने इस चीज़ को हटा दिया, यहाँ से मोरेंस को डिस्प्लेस कर दिया, मान लो अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, किसी भी वजह से अगर आपने इसको हटा दिया, इस बांध को, इस जो मोरेंस जो है अगर इसको आपने हटा दिया, तो एकदम से सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और बहुत जल्दी ही पानी वैलीज़ में भर के और फ्लडिंग कर देगा बहुत ज़्यादा, जिसके कारण डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मोरेंस बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं और इन्हीं के वजह से हमारे ग्लेशियर्स में जो है लेक्स का फॉर्मेशन होना या फिर ग्लेशियर्स के नीचे वाटर पॉकेट्स का फॉर्मेशन होना, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मोरेंस क्या है, दे आर द accumulations of dirt and rocks that have fallen onto the glacier surface or have been pushed along by the glacier as it moves। तो जैसे जैसे ग्लेशियर आगे मूव करता रहता है तो उसके साथ जो डेब्रीज जो है वो भी आगे मूव करते रहते हैं और साइड में इस तरह से जमा होते रहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग मोरेंस बोलते हैं। तो जब ग्लेशियर्स जब रिट्रीट करेगा, जब ग्लेशियर्स हटता है, तो ये लैंडफॉर्म हमें सामने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये मोरेंस होता है। तो ग्लेशियल लेक फ्लड्स क्यों होता है, अभी मैंने आपको समझाया कि समझो ये सारे माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, इस पर बर्फ़ जो है उसके वजह से मेल्ट होकर के पानी यहाँ पे जमा हो गया है और ये समझो कि आपका एक एम्बैंकमेंट था, लेकिन किसी वजह से ये वॉल ब्रीच कर गया मतलब कि वॉल जो है ढह गया, टूट गया, या फिर यहाँ पे ग्लेशियर्स जो थे वो हट गए यहाँ से, तो एकदम से ये पानी ड्रेन आउट हो जाएगा जो फ्लड क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ग्लेशियल जो अभी हुआ है, आउटबर्स्ट जो हुआ है, तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2013 में ऐसा ही एक वहाँ पे उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ था जो कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ था। ये ग्लेशियर की वजह से नहीं हुआ था, क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ था। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों क्लाउड बर्स्ट था वो। तो क्लाइमेट चेंज में क्या है कि देयर इज़ नो डाउट दैट ग्लोबल वार्मिंग हैज़ रिजल्टेड इन द वार्मिंग ऑफ द रीजन। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि सब कुछ जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे जो आइस कैप्स है, हमारा जो क्रायोस्फीयर है, हमारा जो पोलर रीजन्स है, हमारे जो माउंटेनियस रीजन्स है जहाँ पे परमानेंटली बर्फ़ होता है, वो क्या होगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो जैसे ही बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगा तो उनका जो बेस में जो है वाटर लेवल जो है, जैसे जो ग्लेशियल लेक्स हैं, उस लेक्स में पानी ज़्यादा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आइस का जो स्लिप करने का जो टेंडेंसी है, जो एवलांचे जो होता है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। तो इसके वजह से जो स्नोफॉल, जो हमारा जो फ्लड्स का सिचुएशन है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है कि हमारा वार्म विंटर्स, जो हमारा जाड़ा का जो समय है, जो हमारा ठंड का समय है, वो अब थोड़ा सा गर्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो स्नो जो है वो काफ़ी मेल्ट कर जा रहा है, जिसके वजह से वहाँ पे वाटर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है। और अगर कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है कि वाटर अगर वहाँ से निकल जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वो क्रिएट करता है, जैसा कि अभी हुआ है, ठीक है। तो IPCC ने भी ऐसा एक रिपोर्ट निकाला है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि रिसर्च करती है क्लाइमेट चेंज के काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे अर्थ के वाटर लेवल पे, आइस के लेवल पे, एटमॉस्फेयर में, मतलब हर एक डायमेंशंस में ये रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने ओशंस और क्लाइमेट जो क्रायोस्फीयर है उसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट इन्होंने 2018 में पब्लिश की थी, जिसमें इन्होंने बताया है कि
क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स का वो बढ़ गया है, वो अल्टर हो चुका है। तो क्लाइमेट चेंज इज़ द वन ऑफ द रीजंस जिसके वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जो ग्लेशियर्स का जो अभी बर्स्ट हुआ है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हुआ है। बाकी हमारा ह्यूमन फैक्टर तो हमेशा रहता ही है। ह्यूमंस क्या करते हैं, हम जो वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो डैम्स बनाते हैं, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो उसके वजह से जो वहाँ का जियोलॉजी है पहाड़ का वो कहीं ना कहीं वीक होता है। तो उसके वजह से लैंडस्लाइड्स का आना और इन सब जो नेचुरल हैजार्ड्स है उनका आना वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि केदारनाथ डिजास्टर से ये कैसे अलग था ये वाला सिचुएशन। तो ये इसका रीज़न है क्लाउड बर्स्ट। जो केदारनाथ डिजास्टर हुआ था 2013 में, ये आप टेम्पल देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा करने जाते हैं, अभी भी जाते हैं। अब तो वापस से इसको स्टेबलाइज कर दिया गया है रीजन को, लेकिन ये एक वैली में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एकदम से ऊपर से बहुत सारा पानी एकदम से आ गया और इसके साथ ये पत्थर बड़े बड़े आ गए और यहाँ पे जितने भी लोग थे उस समय उनको बहुत ज़्यादा इस बाढ़ में बह गए थे, जिनका अभी तक बॉडी मिला भी नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें लापता हो गए और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी उस समय। तो जानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या है, क्योंकि ये भी एक इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक इसको पढ़ने से और समझने से पहले आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बारिश होती कैसे है, हाउ रेनफॉल अकर्स। ठीक है, तो बारिश होना मतलब कि क्या है, जैसे कि समझो एक ये लैंड सरफेस है और यहाँ पे कोई पॉन्ड या वाटर बॉडी है। ठीक है, वाटर है, यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, तो ऊपर सूरज है, सूरज बाबा अपने क्या करेंगे, यहाँ से हीट भेजेंगे, गर्मी भेजेंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू। तो ये पानी का जो है वाटर वेपर जो है ऊपर में गर्म होके उठेगा और वो गर्म हवा के साथ ऊपर राइज करेगा। ठीक है, ऊपर राइज करेगा, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव करेंट, कन्वेक्टिव करेंट। ठीक है, तो जब कन्वेक्टिव करंट जब ऊपर हवा और पानी मॉइस्चर जो है साथ में जब राइज करते हैं तो एक रीजन ऊपर में आएगा टेम्परेचर जहाँ पे काफ़ी लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर बढ़ोगे तो तापमान जो है, जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये ऊपर में जाएगा तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसमें वाटर जो है जो ऊपर राइज कर रहा था, अब वो वेपर जो है वो कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे और फिर वो रेनफॉल क्लाउड्स बनेंगे और फिर रेनफॉल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल बारिश का प्रक्रिया होता है। ठीक है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट क्या होगा? क्लाउड बर्स्ट मतलब इसको बादल का फटना कहते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हो कि ये क्लाउड है ऊपर में और एकदम से बहुत ज़्यादा पानी जो है, बहुत ज़्यादा बारिश जो है, पानी जो है एकदम से गिर रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि सबसे पहले समझो क्लाउड बर्स्ट होता है क्या है। तो क्लाउड बर्स्ट इज ए सडन वेरी हेवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होना, बहुत हेवी रेनफॉल होना इन ए ब्रीफ ड्यूरेशन, बहुत छोटे से समय में बहुत ज़्यादा बारिश अमाउंट का हो जाना, उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। और ये मेनली कहाँ होते हैं? तो ये माउंटेनियस एरियाज़ में होते हैं। ठीक है, तो अभी समझो कि नीचे से जो हवा ऊपर उठती है जिसको कन्वेक्टिव करंट बोलते हैं, अगर ये समझो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऊपर से जो क्लाउड्स से जो बारिश की जो बूंदें हैं ये जो गिर रही थी नीचे, तो इसको ये नीचे गिरने से रोकता है। ये ऊपर वाला ये जो ऊपर करंट जा रहा है ना, ये बारिश की जो बूंदें हैं उसको नीचे आने से रोकता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि इस बादल में, मतलब ये बादल में बहुत ज़्यादा पानी जमा होने लगता है, बहुत ज़्यादा वाटर जमा होने लगता है, बहुत ज़्यादा वाटर जमा होने लगता है। और जैसे ही ये करंट वीक हुआ, जैसे ही ये करंट वीक होता है तो चूँकि ये वाटर का मास बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, वो एकदम से पानी बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं एक साथ। ठीक है, इसी को बोलते हैं बादल का फटना या फिर क्लाउड बर्स्ट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इन दीज स्टॉर्म्स दे आर वायलेंट अप रसेस ऑफ एयर। ठीक है, बहुत तेज़ी से ऊपर हवा उठ रही है। ठीक है, पानी वाला जो मॉइस्चर वाला जो एयर है, और विच प्रिवेंट्स द कंडेंसिंग रेन ड्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड। तो ऊपर से जो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो बारिश की बूंदें जो नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, उसे ये लोग गिरने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऊपर में ही जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब इसका मास इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नीचे ड्रेन कर जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, दिस इज़ प्रोबेबली बिकॉज द वार्म एयर करेंट्स ऑफ ए थंडर स्टॉर्म टेंड टू फॉलो द अपवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन। अब ये माउंटेन में हमेशा क्यों होता है क्लाउड बर्स्ट सबसे ज़्यादा? जैसे एक बार लेह में भी आया था। ठीक है, तो माउंटेन में ऐसा क्या होता है कि ये टेंडेंसी नॉर्मली ऊपर की ओर, हवा ऊपर की ओर जा रही है,
तो चूँकि ये स्लोप बना हुआ है ऑलरेडी, तो हवा का जो स्ट्रॉन्ग जो ऊपर उठने का टेंडेंसी होता है वो माउंटेन्स की वजह से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये ज़्यादा होगा तो ऊपर में वाटर एक्यूमुलेशन क्लाउड्स में टेंडेंसी होगा कि ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेशन होगा और वो एकदम से क्लाउड बर्स्ट होगा। तो जैसे ही क्लाउड बर्स्ट होगा तो जाहिर सा बात है कि जो समझो ये क्लाउड यहाँ पे बर्स्ट हो गया, बहुत सारा पानी जनरेट हो गया, बहुत सारा पानी गिरा, तो ये जो वैलीज़ है यहाँ पे अपने रिवर्स में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ था हमारा जो केदारनाथ का जो फ्लडिंग हुआ था वो क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ था, लेकिन अभी जो हुआ है वो ग्लेशियर की वजह से हुआ है। तो हम लोग इसमें एक कॉमन ये फिनोमेना देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से कि बहुत ज़्यादा ये लोकल हीटिंग हुआ क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तभी ज़्यादा ऊपर की ओर अप ड्राफ्ट होगा और पानी का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा और फिर वाटर एकदम से सडन गिरेगा। तो इसमें भी टेम्परेचर एक फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। दूसरा अभी जो इंसिडेंट हुआ ग्लेशियर वाला, इसमें भी ऐसा माना जाता है कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आइस जो है वो ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, जिसके वजह से हमारा ग्लेशियर्स जो है वो वीक हो रहे हैं और उनका फ्रैक्चर होना, उनका बर्स्ट करना, उनका टूटने का टेंडेंसी ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज जो है, ये सारा फैक्टर्स इन चीज़ों को डिनोट करता है कि हमारे जो आइस कैप्स हैं, हमारा जो क्रायोस्फीयर है वो कहीं ना कहीं वो उसमें बहुत ज़्यादा वनरेबल हो चुके हैं और वो उसमें बहुत तरह के नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो हमारे फ्यूचर में और भी इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें इन सारे सिचुएशंस को उस पर जो है प्रिकॉशंस लेने का ज़रूरत है। वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे उसको सस्टेनेबल वे में वहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा ह्यूमन का लॉस और जो हमारा जो उसमें टाइम, एनर्जी और मनी जो हमारा जाता है उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ उज्ज्वल्स एकेडमी फॉर सिविल्स। और इस पर आप बने रहिए वीडियो इस चैनल पे, और यूपीएससी से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी कई सारे कंटेंट इस पर आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।